देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूर्ण जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है, और गणेश जी, यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूर्ण जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, और दो दांत की बजाय एक दांत, और एक दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है। जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्रतुंडी यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। और जब आप मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से होगी। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और एक दो चीज और भी समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, पर बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी इनके नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था, जो युगांधर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहाँ तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य अभियान था, जो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है। सबका योगदान था। एक में एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। एक दो फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान ना हो। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को क्यों? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो भारत को आज़ादी देने का जो निर्णय लिया था अंग्रेजों ने, वो तो 30 जून 1948 डेट थी। फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई? क्यों हो गई? उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि उनका मैं नाम भूला हूं, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लाउड। उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 25 लाख की फौज थी भारत की, जिसमें ब्रिटिश सैनिक सिर्फ 40,000 थे। उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की INA के द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है। ठीक, यह है नवंबर 24, 1945। जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, मगर टारगेट था 30 जून 1948। अब 12 फरवरी 1946 को मिस्टर क्लाउड एक और लेटर लिखते हैं वायसराय को।
वो कहते हैं मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार तो भारतीय सैनिकों के अंदर अच्छा खासा असंतोष पनप रहा है, क्योंकि लाल किले में ट्रायल शुरू हो गया है जो आजाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके विरुद्ध, और उसको लेकर बहुत असंतोष है, जनता भी उनके साथ है। इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इस सेना पर। ये वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को, और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। और देखते देखते 2-3 दिनों के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक सड़कों पे आ जाते हैं। 70 से अधिक वॉरशिप्स कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक, उस समय जो टेलीग्राम भेजा गया है उसमें यह तक बताया गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौसैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो यह तय हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागें। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में? जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सभी ने योगदान दिया है, बहुतों ने योगदान दिया। आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया गया था, आर्मरी वॉज कैप्चर्ड। काकोरी लखनऊ के पास, वहां ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया था। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था, और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एकमेव था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था, जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया उनका योगदान नहीं था, जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था, और एक नहीं 3-3, 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों का कोई योगदान नहीं है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए, IITs बनी, एम्स बना, राउरकेला बोकारो के स्टील प्लांट्स बने, भाखड़ा नंगल डैम बना, मगर कुछ ऐसे काम भी किए। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था 47 में, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। तिब्बत चीन का है कोई मानने को तैयार नहीं था, मगर बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके आपने मनवा दिया, और उसके बाद तिब्बत ही नहीं, वो तो एक्साई चीन तक आ गया। तो जो गलती है वह भी मानना होगा। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आजकल खैबर पख्तूनवा है, फाटा का इलाका, वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां कांग्रेस जीती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से,
और उस समय यह स्टैंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाएं। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था। और जब हमने मना कर दिया तो खान अब्दुल गफ्फार खां का यह स्टेटमेंट है कि आपने हमको भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया है। पता है आपको, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। खान ऑफ कलात कभी नहीं मिलना चाहते थे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होता था। ओमान हमने कितना छोड़ा है, कितना गंवाया है, सब कुछ गंवाते चले गए। एक बात विचार करिए, हम 2022 में बैठे हैं, जरा 1918 या 19 का 105 साल पहले का भारत छोड़ देखिए। सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमारा हिस्सा था। हमने बताया ना, ओमान तक उससे कंट्रोल होता था। तब तक ना तिब्बत चीन का हिस्सा था, ना शेंगेन चीन का हिस्सा था। सोवियत संघ का गठन नहीं हुआ था, तो हम सबसे बड़े देश थे। एंड एंटायर चाइना वॉज बुद्धिस्ट, कंसीडरिंग हिंदू एंड बुद्धिज्म एज अ वन फैमिली रिलीजन। वी वर द बिगेस्ट रिलीजन ऑन अर्थ एंड वी वर द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। और आज जो हालात हुए, अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं, कश्मीर वैली में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नक्सल प्रभावी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी खतरा यह है कि मजबूत सरकार ना हो तो आजादी के 100 साल बाद हो सकता है हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं। इन सब चुनौतियों को समझना है और उसके अनुसार हमें यह संघर्ष करना है कि स्वतंत्रता को हमें सार्थक करना है। उसके लिए हमें इन सारे जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं उससे चौकन्ना रहना है। और जो मैकाले का माइंडसेट 19वीं सदी का और मार्क्सवाद का माइंडसेट 20वीं सदी का, दोनों से अपने मन में जितने विष हैं उस मनोरोग से मुक्ति पानी है। और जो अभी कहा गया था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज हुआ तो पूरे देश में किसकी सरकार थी, अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को पूरे देश में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण इस देश की धरती पर गिरी तो इस देश में किसकी सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है नियति का संकेत कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। तो 21वीं सदी हमारी है, हमारी उस विचार की है। इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में यह पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है। और ये सिर्फ देश के अंदर नहीं, बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं। देखिए, दुनिया का आप पूरा देख लीजिए। एक दौर में 2500 साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। जब वो खत्म हुआ, भारत का डाउनफॉल हुआ, तो सेंटर कहा गया किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, ईरान की तरफ चला गया। फिर जब ईरान का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, बगदाद का एम्पायर। फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर, पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका इस्तांबुल कैपिटल थी जो आज टर्की की है, उसके बाद रोमन एम्पायर। रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना, पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका का जमाना। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। उसके बाद अब पिछले 100 साल में आ जाइए, जापान का जमाना। जापान के बाद आ जाइए पिछले 50 साल में टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब चीन का जलजला चल रहा है। तो अगला मुकाम क्या है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है। और हम यदि दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो वी आर नॉट देयर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर देयर टू मोटिवेट द वर्ल्ड। चीन दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसीलिए हम वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर अक्सर आप संकोच, ठिठका, कहीं कहीं दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, परंतु गुरु के बगल में खड़े होकर आप आनंदित, आह्लादित और उन्नत महसूस करते हैं। और जिसकी झलक योग दिवस के रूप में दिखाई पड़ने लगी है कि हम राष्ट्र से लेकर व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। और फाइनली एक बात और कह दूं, ये प्रेरणा हमें कहां से मिलती है। आज आप देखिए, चाइना ताइवान के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है, तो रशिया यूक्रेन के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है। तो पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स इस पर चल रही है, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। यानी या तो कंट्री को मिला लो, पिछले 100 सालों में हुआ ना,
या फिर सब्जुगेट कर लो, उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बना लो, यानी इनडायरेक्टली अपना शासन कर लो, या डोमिनेट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि वो सरकार वहीं रहे मगर वो आपका कंट्रोल रहे। परंतु हम इन तीनों में से किसी में विश्वास नहीं करते। क्यों? जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना डिप्यूटी या वाइसराय अपॉइंट किया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। वहां से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया यानी डोमिनेशन किया? नहीं। मूल्यों को स्थापित किया और सह अस्तित्व का विचार दिया। इसीलिए वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वी नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, एंड इफ समबडी कंसीडर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन वी नेवर वेंट फॉर कन्वर्जन, बिकॉज वी आर हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। और पूरी दुनिया में आग लगी हुई है इसी वजह से। इसलिए अगर 21वीं सदी में विश्व का उदय होना है तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो क्षमता है। अटल जी की कविता की यह पंक्ति, उस विचार जिसे सांप्रदायिक कह के बहुत लांछित किया जाता है, वो सिर्फ हमारी उन्नति के लिए अमृतकाल जरूरी नहीं है। जब 2047 में हम उस पीक के ऊपर बैठे होंगे, उस समय हम दुनिया को क्या दे रहे होंगे। उनकी प्रख्यात कविता जो पुराने लोगों को याद होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और फाइनली एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा। ये जो हमसे कहा गया ना, हम वो देश थे जो आके सेटल होते गए तो लोग बसते चले गए। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। ये हम सराय नहीं थे कि आके सेटल होते गए, हम वो थे जहां ज्ञान का पहला उदय हुआ और पूरे विश्व को हमने संदेश दिया। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद क्या है? हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण संसार को शोक से विरत करके उसे सुख के मार्ग पर प्रेरित करने की सामर्थ्य हमारी है। इसके लिए आप प्रण करें, कमर कसें, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।